हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा सेगमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इस से इस सेशन को करते वक्त हम लोग इसे भी एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे और ऐसे कवर करेंगे कि विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे इसके थ्रू। और आगे जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की जो हम तैयारी करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से हमारी उस पर समझ विकसित हो और हमारा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके। चलिए, इस श्रृंखला में आज हम लोग दूसरी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रभाव रहा है। आइए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसे नहीं अपनाया गया। तो नहीं अपनाया गया, इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन सी व्यवस्था अपनाया गया, क्या भू राजस्व व्यवस्था था। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अस्थाई बंदोबस्त। सेकंड है रैयतवाड़ी व्यवस्था। थर्ड जो है महालवाड़ी व्यवस्था। और फोर्थ जो है दहसाल व्यवस्था है। चलिए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे कि क्या अस्थाई बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है और दहसाला व्यवस्था क्या है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था को हम लोग तीन भागों में पढ़ेंगे। पहला भू राजस्व व्यवस्था को हम लोग तीन भागों में देख करके पढ़ेंगे। पहला हमारा जो है अस्थाई बंदोबस्त है, सेकंड जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है और तीसरा जो है महालवाड़ी व्यवस्था है। महाल अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसको कौन लाया, कौन था। तो ये 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इस बंदोबस्त के तहत ये था कि जब बक्सर की युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के उपरांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाती है। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब दीवानी चली जाती है, तो जैसे भारत में जो था परंपरागत रूप से राजस्व का, भू राजस्व का जो निर्धारण होता था वो ऐसे होता था कि जो किसान वर्ग थे, जो कृषक वर्ग, जमींदार वर्ग, जो कृषक समूह था, वो अपनी भूमि का या उपज का कुछ हिस्सा सरकार को भू राजस्व के कर के रूप में देता था। तो जब अस्थाई बंदोबस्त आया, तब अंग्रेज जो 1771 तक, यानी बक्सर के युद्ध के बाद भी परंपरागत ढर्रे पर ही जैसे राजस्व का निर्धारण होता था, वसूली होता था, उसी अनुसार लेते थे। लेकिन होता क्या है, 1771 के बाद जब इन लोगों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है और धीरे धीरे ये इनका सत्ता कायम होने लगता है, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक खर्चे बढ़ जाते हैं, तो ये राजस्व निर्धारण के लिए कर की दरें बढ़ाने लगते हैं। उस कर की दर को बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक कर लेने के लिए, टैक्सेशन के लिए, ये समय समय पर कुछ पद्धतियाँ, कुछ व्यवस्थाएं बदलते रहे, जिसके थ्रू ये 3 व्यवस्थाएं लाए, जिसमें अपने फायदे के लिए इन्होंने 3 व्यवस्थाएं लाई, जिसमें पहला अस्थाई बंदोबस्त आता है आपका, दूसरा दूसरा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था आता है, तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था आता है। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता है कि 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस इसे 10 साल के लिए सबसे पहले लाता है। 10 साल के लिए जब लाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जमींदारों का वर्ग से संपर्क करता है, और इस क्रम में उससे कहा जाता है कि जो भी जमींदारी का जो कर उगाही करोगे, वो 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था, और 1/11 भाग जो था अपने पास जमींदारों को रखना था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें क्या करता है कि वो अपने आप को इस दायित्व से मुक्त रखने के लिए, अपने प्रशासनिक कार्य में, अपने राजनीतिक कार्य में बिजी रहने के लिए एक वर्ग या एक इसको कह सकते हैं कि एक अपना नेतृत्वकर्ता, जमींदार वर्ग को नेतृत्वकर्ता प्रदान किया, जो कृषकों से लगान या कर की वसूली करते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो ये जमींदार जो है एक वफादार वर्ग के रूप में उभरा। इस क्रम में क्या होता है कि कृषकों की अधिक से अधिक शोषण होती है, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त के दौरान एक सूर्यास्त कानून आता है, जिसमें होता ये था कि सूर्यास्त कानून के अंदर जिस भी तिथि को एक तिथि निश्चित की जाती थी कि इस तिथि को जमींदारों को लगान जो टैक्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। तो इस क्रम में क्या होता है कि जमींदारों को ये कहा जाता है कि अगर आज मान लो आज की तारीख है, आज की तारीख में अगर शाम तक, सूर्यास्त होने तक लगान जो टैक्स का दर है, वो भू राजस्व का जो दर है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं अगर जमींदार देते हैं, तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जमींदार किसानों का अत्यधिक शोषण करते हैं, और शोषण के क्रम में जब उन्हें पता है कि जो भी हम राजस्व वसूली करेंगे उसका 10/11 जो भाग है वो कंपनी को देना है, और 1/11 जो भाग है वो जमींदार को अपने पास रखना होता था, तो अत्यधिक वसूली किए। उसके चक्कर में किसानों का जमकर शोषण हुआ, और किसान जो है भूमिहीन वर्ग के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, और जमींदारों का पौबार हुआ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। हाँ, इसमें देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त कौन कौन से क्षेत्र में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त तो जो था कहाँ कहाँ पे लागू हुआ था, तो ये जो था इसका एरिया जो था बंगाल था, बिहार था, यूपी के कुछ प्रदेश थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में आया। इसको लाने ये सबसे पहले जो है तमिलनाडु यानी मद्रास के 12 महल में लागू किया गया था। मद्रास के 12 महल में लागू किया गया था। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड
इस व्यवस्था के जनक माने गए हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत कहने से हमारा ये तात्पर्य है कि उस समय जो जो भारतीय रियासत या जो भारतीय क्षेत्र जो ब्रिटिश के अधीन थे, जहाँ पे ब्रिटिश की सत्ता पूर्ण रूप से कायम हो गई, उसे हम लोग ब्रिटिश भारत के नाम से संबोधन करेंगे। तो ये जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से पे क्षेत्र पे लागू हुआ था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो था ब्रिटिश भारत के जो अस्थाई बंदोबस्त था वो ब्रिटिश भारत के कुल 19% क्षेत्रफल पर था। मतलब जो ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश द्वारा अधिकृत जमीन थी उसके 19% क्षेत्रफल पे ये अस्थाई बंदोबस्त लागू था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था 51% भाग पे लागू था। ये जो था आपका 51% भागों पे लागू था। ठीक है, इसमें कुल अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, जिस तरह से अस्थाई बंदोबस्त जिसे जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तमरारी कहते हैं, विसवदारी व्यवस्था कहते हैं, अगर इस सब के बारे में पूछे, जैसे अस्थाई बंदोबस्त को 2-3 नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन में आपसे अस्थाई बंदोबस्त की जगह पे इस्तमरारी व्यवस्था भी पूछ सकता है, जागीरदारी, जमींदारी, विसवदारी, क्योंकि यूपीपीसीएस और यूपीआरओ एआरओ 2016 में शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है विसवदारी व्यवस्था के बारे में पूछा है। तो आप लोग विसवदारी पूछे, जागीरदारी पूछे, इस्तमरारी पूछे, कुछ भी पूछे तो इसका सीधा संबंध अस्थाई बंदोबस्त से है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुइएगा, अस्थाई बंदोबस्त मार के आइएगा कि 1793 में हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लाए थे। ठीक है, तो ये जो था इस्तमरारी, जमींदारी या विसवदारी या अस्थाई बंदोबस्त जो था, ये जमींदार और अंग्रेजों के बीच होता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था तो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच था। क्योंकि यहाँ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को एक कृषि का प्रशासनिक इकाई के रूप में देख रही थी। उन्हें जब बंगाल जो था उस समय जब भू राजस्व की विद्या लाई गई थी, पद्धतियाँ लाई गई थी, उस समय बंगाल भू राजस्व में सबसे अत्यधिक योगदान करता था। बंगाल से बहुत सारे कृषि के सामान थे जो ब्रिटेन में जाता था। ठीक है, और राजस्व वसूली का बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा मार्केट, मतलब कहिए एक तरह से मार्केट कहिए, बंगाल था। तो कॉर्नवालिस को ये लगा कि अगर यहाँ पे एक ऐसा वर्ग जो हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में कर टैक्स को वसूली करे, वो कृषि पे भी ध्यान देगा, मतलब कृषि की नई नई पत्तियाँ लाएगा, कृषि में सुधार करेगा, मतलब कृषि के ढांचागत विस्तार करेगा, लेकिन जमींदार वर्ग किसानों का आर्थिक और मानसिक शोषण किए और अपने फायदे में सोचे। 1/11 भाग जो उनको मिल रहा था वो अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए कि अगर मुझे 1/11 भाग ही देना है तो अधिक से अधिक शोषण का अधिक से अधिक किसानों से वसूली करो, क्योंकि इसमें किसानों से कितना लेना है ये दर तय नहीं था, नियमित नहीं था, इसलिए किसानों का शोषण हुआ। और किसान जो था इसमें भूमिहीन, गरीब, लाचार अपने ही भूमि पे
एक श्रमिक वर्ग के रूप में उभरा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे देखेंगे कि जब रैयतवाड़ी व्यवस्था होती है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से अंग्रेजों और जमींदारों के, अंग्रेज जो थे जमींदारों से नाखुश थे और उन्होंने जमींदारों को बिचौलिया से हटाते हुए किसानों को, किसको, किसानों को, मतलब किसानों से डायरेक्ट भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व की वसूली का बात करते हैं, ठीक है। इसमें जमींदारों को बिचौलिए से हटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भूमि का स्वामी था फिर से भूमि का स्वामी बन जाएगा और एक विश्वास की पद्धति भी आएगी। हालांकि अंग्रेजों को ये विश्वास था कि किसान अगर खेती करेंगे, अपने भूस्वामी के रूप में उभरेंगे तो अच्छी कृषि होगी, अच्छी पत्ती होंगी, अच्छा से अच्छा टैक्सेशन में अधिक मात्रा में टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, चूंकि किसान पहले से ही गरीब और एक श्रमिक वर्ग के तौर, श्रमिक समूह के तौर में उभरे थे, तो होता यूँ है कि जब श्रमिक वर्ग के रूप में उभरे थे तो एक टैक्सेशन दर, यहाँ पे एक राजस्व का दर तय कर दिया जाता है कि आपको कुल जो उत्पादन है, कुल जो क्षेत्रफल है उसके उत्पादन 55% का जो उत्पादन का भाग है वो हमें देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, पहले से एक कृषक वर्ग जिनके पास आर्थिक आमदनी नहीं है वो खेती करने के लिए जमींदारों से कर्ज लिए और उतना उत्पादन नहीं हो पाया जिससे वो जमींदारों को अपना कर्ज का जो रकम लिया था वो वसूली नहीं कर पाए और ये धीरे धीरे निर्धनता के कगार में फंसते गए। और एक जो है मजदूर वर्ग से भी इसको क्या कह सकते हैं, एक जो ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जो दुख, असंतोष और असहाय के रूप में देखा जाता है, जो बाद में विद्रोह का एक विद्रोही वर्ग के रूप में, जिसको हम लोग 1857 में एक विद्रोही वर्ग के रूप में देखेंगे। और ये जो जमींदार वर्ग रहता है, जो अस्थाई बंदोबस्त वाले जमींदार हैं, ये वो जमींदार हैं जो 1857 में भी 1857 का विद्रोह आप लोग पढ़ेंगे, जब उस टाइम मैं आपको विद्रोह बताऊंगी तो उसमें ये जमींदार जो थे अंग्रेजों के पक्ष में थे। ये अंग्रेजों के विपरीत विद्रोह नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में इनकी झोली में काफ़ी पैसे आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग महालवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। महालवाड़ी में क्या होता है कि महाल मतलब समुदाय, ग्राम। ठीक है, महालवाड़ी में क्या होता है कि पूरे जैसे किसी जगह का क्षेत्र विशेष का जहाँ पे लोग रहते थे, उस समुदाय विशेष का एक राजस्व की दर तय कर दी गई और बोली गई इसका जो है निर्धारण महालवाड़ी का 1822 में होता है, जिसमें ग्राम अब्लिक महाल जो है मतलब समुदाय, पूरे समुदाय को इसको ध्यान में रखा गया। ठीक है, समुदाय पूरे क्षेत्र, जैसे कहीं देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में 50 बीघा ज़मीन है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अंग्रेज और किसानों के बीच जब भू राजस्व का निर्धारण होता है तो उसमें क्या कहता है, अंग्रेज ये कहता है कि तुम्हारे पास 50 बीघे का ज़मीन है तो 50 बीघे के ज़मीन के अनुसार से मान लो कि हमें भू राजस्व जो है 1 लाख रुपए दे देना। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानिए 1 लाख रुपए दे देना। तो उस टाइम एक लाख फिक्स रकम हो गई। अब बाद में क्या होता है, फसल हुई ना हुई या कुछ ज़मीन खाली रह गया या कुछ ज़मीन में कीड़े लग गए, फसल लगाया बारिश नहीं हुई, मतलब फसल खराब हो गया, कोई भी स्थिति जो फसल के प्रतिकूल नहीं रहा, तो उसमें क्या होगा, उस स्थिति में किसानों के पास तो आय रहा नहीं, वो राजस्व कैसे देंगे। तो ये भी एक श्रमिक वर्ग के रूप में, यहाँ भी किसान एक श्रमिक वर्ग के रूप में आगे आए। ठीक है, ये भी महालवाड़ी भी एक संतोषजनक स्थिति अंग्रेजों के लिए नहीं रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में? ठीक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जैसे मैंने देखा यूपी पीसीएस में 2-3 क्वेश्चन आ रखा है। एक आरओ में 2016 में आया है, एक 20 में आया है। एक क्वेश्चन था विसवदारी व्यवस्था क्या है। ठीक है, विसवदारी व्यवस्था क्या है? अस्थाई बंदोबस्त को ही विसवदारी व्यवस्था कहते हैं। एक यूपी पीसीएस में आया है 2018 में क्वेश्चन कि जो महालवाड़ी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे था।
तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया है। 1820 में हुआ था रैयतवाड़ी का, और ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे ये था। ठीक है। एक उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन थे। अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कर्नवालिस है। एक बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि कौन सा व्यवस्था था कृषि भू राजस्व की, वह कौन सी व्यवस्था थी जो अंग्रेजों के वफादार एक वर्ग को, भारत में एक अंग्रेजों के वफादार वर्ग को नियुक्त किया था। उसका आंसर जमींदार वर्ग, अस्थाई बंदोबस्त। क्लियर। एक क्वेश्चन आपको और आया है, एमपीपीएससी में आया था। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी व्यवस्था है जो कर्नाटक में लगाई गई थी। कर्नाटक में अस्थाई बंदोबस्त थी। एक मिनट मुझे इरेज करने दीजिए। एक क्वेश्चन आया है, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त किन किन एरिया में था, लागू हुआ था, तो कौन कौन सा क्षेत्र था उससे संबंधित। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। अब मैं गेस कर पा रही हूँ, आई थिंक 56 बीपीएससी, 56वीं 59वीं कुछ ऐसे ही बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कर्नाटक में कौन सी व्यवस्था जो थी, भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था कर्नाटक में लगी थी। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था आपको ये लगा था कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में साउथ में ये जो था, जबकि रैयतवाड़ी मद्रास यानी तमिलनाडु में था, और ये महाराष्ट्र के कुछ प्रांत थे। और महालवाड़ी जो था, महालवाड़ी व्यवस्था जो दक्कन के कुछ उत्तरी भाग में था, और ये आपको आगरा, अवध, मध्य प्रांत इधर देखने को मिलता था। ठीक है, समझ गए। हाँ, आइए अब इसके आंसर को जानते हैं। मुझे लगता है अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन की तरफ रुख करते हुए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। अभी मैंने बताया अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताया। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र भी बता दिया है मैंने कि कर्नाटक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, यूपी के वाराणसी है। यूपी आर ओ वाले पूछेगा, यूपी वाराणसी में कौन सी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त की और नाम जमींदारी, जागीरदारी, वास्तुदारी। ठीक है। नेक्स्ट जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में भी आपको बता दिया। 1820 में कौन, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। कौन, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। ठीक है। प्रभावित जो क्षेत्र जो था, ये स्टार्टिंग जो हुआ था तमिलनाडु का जो है 12 महल में हुआ था, लेकिन बाद में इसको मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के कुछ हिस्सों में इसको लगाया गया था। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बता चुके हैं आपको। महाल मतलब ग्राम समुदाय। ठीक है। पूरी जमीन भूमि पे एक अनुमान मात्र में ही इसे लगा दिया जाता था। ठीक है। और एक है 10 साला व्यवस्था, जिसके बारे में अभी आपको बता रहे हूँ। 10 साला भाई एक जो है आपका 10 साला व्यवस्था। 10 साला व्यवस्था क्या है ये तो आप लोग जान गए, 3 चीज बता दिया। तो इतना जान लीजिए, इतिहास में 10 साला व्यवस्था कुछ नहीं है। 10 साला व्यवस्था था। 10 साला मतलब 10 साल। कर्नवालिस द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, ये 10 साल के लिए लाया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त का पहले नाम जो 10 वर्ष के एक
सोच समझ सामाजिक सूझबूझ से जो रणनीतिक सूझबूझ से करने वाली से द्वारा लाया गया था। तो पहले 10 साल के लिए लिया गया था, तो इसका नाम 10 साला व्यवस्था के तौर पे था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। इसका ओरिजिनल नाम अस्थायी बंदोबस्त चलाया गया। तो मॉडर्न इंडिया में 10 साला व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था क्यों नहीं अपनाया, कौन सा जो पद्धति है नहीं अपनाया गया? अस्थायी बंदोबस्त अपनाया गया, रैयतवाड़ी आपको पता है, बता दिए हैं, अपनाया गया, महालवाड़ी ये भी अपनाया गया है, 10 साला व्यवस्था, ये 10 साला व्यवस्था कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर है डी। इसी का इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अंग्रेजों के आगमन से पहले, ठीक है, भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था थी, जैसे पहले शुरू से चली आ रही कृषि की जो व्यवस्था थी, कैसे कृषि होती थी, भूमि की जो व्यवस्था थी वो कायम थी। उसमें भूमि का जो है अधिकार, भूमि का स्वामित्व जो है किसानों के पास रहता था। जो आपको पता है, बताए हैं कि स्थायी बंदोबस्त के बाद भूमि का स्वामित्व जमींदारों के पास चला गया था, अधिकार था। लेकिन फसल का एक भाग, बात नहीं होगा, ये भाग होगा, भाग सरकार को दे दिया जाता था। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? किस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने कल भी इसके बारे में बहुत बताया था, आज भी बताया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि कौन सी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसलिए भू राजस्व के लिए 2 उप दीवान भी नियुक्त किए थे, बंगाल के लिए और बिहार के लिए। ठीक है, रजा खां और सीताब राय को नियुक्त किया गया था। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है और बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक शायद कोई बिहार दरोगा या किसी और पेपर में भी, वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो थोड़ा फैक्ट पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यद्यपि 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा। 1771 तक कोई भू व्यवस्था में, भू राजस्व जो व्यवस्था था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। ठीक है, किंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी थी। क्यों की थी कंपनी वृद्धि? क्योंकि उनके प्रशासनिक खर्चे बढ़ने लगे थे। यहाँ पे जो उनका प्रशासन का खर्च था वो अब यहाँ पे रहने लगे थे ज़्यादा लोग, तो इसलिए इनके खर्चे बढ़ने लगे थे। ठीक है, जिसकी भरपाई के लिए कंपनी ने भू राजस्व की दरों को बढ़ाया और समय समय पर नई नई पद्धतियां ला करके भू राजस्व के दरों में और परिवर्तन करते गए और बंगाल को एक समृद्ध कृषक समाज से निर्धन समाज पर ला दिया। और अकाल, एक टाइम तो ऐसा है कि बंगाल में अकाल आया और लोगों के पास खाने का साधन नहीं था और कितने लोग भूखे मरे हैं, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से कंपनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सके। अस्थाई बंदोबस्त का जो है हानि या फिर दोष कहिए, इसका क्या है? इसकी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्या पता आजकल जो क्वेश्चन की ट्रेंड जो है क्वेश्चन पूछने का, वो ऐसे पूछ देता है कि इसका हानि क्या था। अब यूपी अगर आरओ है तो पीसीएस लेवल का क्वेश्चन भी सेट कर रहा है। तो ठीक है, एक बार कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त के दोष या हानि क्या था? पहला, कृषकों के हित की उपेक्षा हुई। इसमें कृषक के हितों की उपेक्षा हुई, जिसके चलते जमींदारों को पबारा हुआ, बता चुके हैं। किसानों की दुर्दशा, एक किसान जो भूमि का स्वामित्व हासिल किए हुए था, निर्धनता का शिकार हुआ और एक श्रमिक वर्ग में परिवर्तित हो गया। जमींदार वर्गों का विलासी होना हो गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि पहुंची। कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई लेकिन आय में वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन में तो वृद्धि हुई लेकिन आय में वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि इसके बाद ही जो भू राजस्व व्यवस्था है उसके कुछ समय बाद ही जगह जगह पर कृषक विद्रोह हो गया। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग कृषक विद्रोह पढ़ेंगे तो ये पृष्ठभूमि रहेगा, इसलिए आप लोग पढ़ के आइएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के
अपवहन अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हमारा अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि भारत से धन का निष्कासन, अपवहन, बहिर्गमन का जो सिद्धांत है, इसका निष्कासन यानी इसका जो है प्रतिपादन किसने किया? सॉरी, तो अपवहन, संपत्ति का अपवहन क्या होता है, निष्कासन, बहिर्गमन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। धन का निष्कासन संबंध किसने, धन का निष्कासन से किसका संबंध है? ऑप्शन हमारा 1 सेकेंड, ऑप्शन ये है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, बी है हमारा दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ तथ्य जान लेते हैं। धन का बहिर्गमन से क्या मतलब है? धन का निष्कासन का संबंध जो है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी एक, दादा भाई नौरोजी जो थे, इनकी एक बुक आई थी प्रॉपर्टी एंड, एक बुक थी प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया करके बुक थी, देखिए, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस बुक में उन्होंने सबसे पहले धन का निष्कासन का संबंध ये दिया था, प्रतिपादन किया था। इसका मतलब ये है कि भारत जो एक उत्पादक देश था, कच्चे माल का उत्पादक देश था, और उत्पादक के साथ साथ उपभोग भी करता था। कोई चीज़ अगर आप उत्पादन करते हैं तो पूरा बाजार के लिए थोड़ी करते, कुछ चीज़ें जैसे सब्जी उगाते हैं आप, तो सारी सब्जी मार्केट में थोड़ी जाती है, घर पे भी बनती है। हम बनाते हैं, पहले खाते हैं, उसके बाद ही ले जाते हैं ना, कि पता चले कि हम भूखे हैं और मार्केट ले जाएं, बेच दिए, और फिर बेच करके तो उस ये जो इनबैलेंस की स्थिति आ जाती है उसमें, तो सबसे पहले तो हम अपना घर देखेंगे, बाद में ही सामान बेचेंगे। तो इसमें क्या होता है कि भारत को अंग्रेजों ने इस तरह लूटा कि एक जो उत्पादक मार्केट के रूप में तो स्थापित किया, लेकिन यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे इंग्लैंड में, कच्चे माल ले जा करके क्या करते थे कि वहाँ से बना माल लेते थे। दो, इसमें पहला ये हुआ कि भू राजस्व तो लिए, कर भी इतना ले लिए, बच्चा खुचा जब सामान बना, कच्चा माल हुआ, तो माल भी लेकर चले गए, उनका तो ट्रेड फ्री था, तो वो माल भी लेकर के चले गए। तो उनके पक्ष में क्या हुआ, सामान भी उनका, पैसा भी यहीं का, और आ करके मार्केट भी यहीं लिए, यहीं बेच रहे हैं। तो उस प्रक्रिया में जो है, जहाँ एक उपभोग और उपभोगिता का संबंध होता है किसी बाजार में, वो पूरा इम्बैलेंस हो गया। बाजार जो है एक पक्ष की ओर हो गया, सिर्फ ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में रहा। भारतीयों को क्या हुआ, उनके अनुसार से माल उत्पादन करना पड़ा, जिससे अपना जो खाने का लाले पड़ने लगे। ठीक है, एक श्रमिक वर्ग तो पहले से ही था, एक भूखा वर्ग भी नया भूखा समुदाय भी जन्म लिया। प्लस अगर जितना भी हम कोई भी चीज़ अगर उगाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, उसका बेनिफिट होता है, तो वो बेनिफिट से हम क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसे अगर हम सब्जी वाले हैं, हम सब्जी बेचते हैं, तो उससे जो हमें लाभ होता है, तो हम अपने घर परिवार पे लाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, परिवार के स्वास्थ्य इशू में देखा जाएगा, मतलब हर तरह के अपने बाहरी रख रखाव अलग अलग खर्चों में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब हम खाएंगे पिएंगे नहीं, तो पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, उस पैसे को थोड़ी कोई खा सकता है। तो इसी के बारे में दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था कि धन का जो निष्कासन जो है एक रूप में हो रहा है, न तो हमें पैसा मिल रहा है, न हमें हमारी भूख खत्म हो रही है, तो आर्थिक गतिविधियां तो कुछ हुई ही नहीं, पूरा जो लाभ है ब्रिटिश सत्ता के पास जा रहा है। इसी के संबंध में उन्होंने धन का निष्कासन का जिक्र किया था। और आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, उपभोग का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा था, राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा था, बदले में भारत को क्या मिल रहा था, कुछ नहीं। ठीक है, उसे आर्थिक निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी गई है। इनमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस अवधारणा को बताया था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि धन निष्कासन जो है सभी बुराइयों का बुराई है। उन्होंने धन निष्कासन को एविल ऑफ एविल्स कहा है। क्या कहा है? एविल ऑफ एविल्स कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा था धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों का जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल कारण है। भारतीय निर्धनता का मूल कारण है। ठीक है, तो इस तथ्य को हम लोग देख लिए। इससे एक दो क्वेश्चन और अदर स्टेट पीएससी में भी पूछा था। बिहार और यूपी का तो फेवरेट टॉपिक है दादा भाई नौरोजी, तो उसमें उनके पुस्तक के बारे में पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी पुस्तक है? आपको पता है दादा भाई नौरोजी किनकी है? दादा भाई नौरोजी। धन के निष्कासन का संबंध किनसे है? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद धन निष्कासन का मतलब धन निष्कासन का मतलब भारत का धन ब्रिटेन की तरफ जाना, जिस आर्थिक गतिविधि में भारत को कुछ भी लाभ नहीं होता है और एक तरफा लाभ ब्रिटेन को होता है। ठीक है, इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो हमने बता दिया। पुस्तक का नाम दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, धन निष्कासन का संबंध किससे है? दादा भाई नौरोजी से है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि बुराइयों का बुराई है या एविल ऑफ एविल्स की अवधारणा किससे संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ये इसका आपको दे देगा कि एविल ऑफ एविल्स का संबंध किससे है। आपको दे देगा ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी से है, रमेश चंद्र दत्त, चार किसी कोई भी 4 नाम ले लेगा तो आप लोग को समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व की प्रणाली में सबसे अधिक लाभ किसने किया? ठीक है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा लाभ किसने प्राप्त किया? अभी हम लोगों ने जाना कि भू राजस्व प्रणाली में ब्रिटिश का एक बहुत ही वफादार वर्ग बन करके उभरा, और क्यों उभरा आपको पता है, तो इसका आंसर होगा आपका जमींदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। भारत में सबसे पहला फर्स्ट सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में जो है पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। पहला सूरत, दूसरा बम्बई, तीसरा अहमदाबाद, चौथा कोयम्बटूर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो पहला सूती वस्त्र के बारे में जानते हैं कि कब उद्योग हुए, तो आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली जो मिल थी उसकी स्थापना कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। कब? 1818 में कलकत्ता के समीप कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद पुनः 1851 में मुंबई में भी एक मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, सबसे पहले 1818 में कलकत्ता में हुआ था जो असफल रहा, फिर उसके बाद 1851 में मुंबई में रहा, ये भी असफल रहा, फिर नेक्स्ट तीसरा प्रयास फिर से हुआ, और आधुनिक मिल जो सफल है, सबसे सफल आधुनिक मिल जो है ये 1856 में है बना, जो मुंबई में ही है। मुंबई में एक बार और प्रयास किया गया, और ये वही वाली कहावत है, करत करत अभ्यास की, तो हम लोग भी अभ्यास करते रहे, हम लोग को भी हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है फिर से 1856 में मुंबई में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसके बाद तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास मार्ग प्रशस्त हो गया। ये जो था 1854 में मुंबई में हुआ था, 1854 में हुआ था मुंबई में, फिर से 51 के बाद 54 में प्रयास किया गया जो सफल प्रयास हुआ,
और इसका मुंबई में जो खोले थे ये इनका नाम था कावस जी डाबर। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन फैक्ट होता है, जिसमें मेन एक बार क्वेश्चन एक या दो बार पूछा गया कि भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे था, तो वो आप लगा लीजिए 1854 मुंबई में। कब? 1854 मुंबई, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषक के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कृषकों के हित में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व की कौन सी प्रणाली थी जो कृषकों के हित में थी। तो हमने आपको बताया 3 भू राजस्व की पद्धतियाँ, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। अब आप गेस कीजिए कौन सा होगा। अस्थाई बंदोबस्त में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ बंगाल के जमींदार, दूसरी रैयतवाड़ी, एक तरफ अंग्रेजी सत्ता, दूसरी तरफ किसान। तो जमींदारों के शोषण के बाद जब रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है तो ये कृषक के हित में होती है, और जो भूमिहीन वर्ग, जो जमींदारी स्थायी बंदोबस्त में जो कृषक भूमिहीन हो गए थे, उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली और बिचौलियों से, जमींदारों से मुक्ति मिली। ठीक है, तो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है तो वो किसानों के पक्ष में होती है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन के देखते हैं और आंसर लगाते हैं। फर्स्ट, बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, नहीं, ये जमींदारों के पक्ष में थी। नेक्स्ट, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी, सही है। मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, ये भी गलत है। संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था, ये भी गलत है। आंसर ऑप्शन हमारा होगा बी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में तो मैंने बता रखा है आपको, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट है जो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। जिसमें रैयतवाड़ी सफल, ये जो है मद्रास तथा मुंबई के प्रांत में लागू किया गया था। इस बंदोबस्त में सीधे कृषक, यह बंदोबस्त जो सीधा कृषकों से करा गया, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके सूत्रधार थे। सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पे लागू किया गया। स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस का फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होता है। बहुत जगह मैंने पूर्व परीक्षाओं के जब क्वेश्चन को मैं जब देख रही थी तो उसमें देख रही थी कि ये जो फेवरेट क्वेश्चन है हर पीसीएस में, हर लोअर पीसीएस में मैं देख रही थी, सचिवालय हो गया, आरओएआर हो गया, उसमें ये क्वेश्चन या तो मिलान करने के लिए दे देता है या ये दे देता है कि इसका संबंध किससे है, और हम लोग वहीं कंफ्यूज होकर गलत कराते हैं। समझ में नहीं आता 51% करें, 89% करें, 30% करें कि कितना करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान रखिएगा तो 1-2 मार्क्स की हम लोग भागी हो सकते हैं, वरना सारे निगेटिव, आरओएआर में शायद निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आरओ के बारे में शायद 1/4 निगेटिव होगा या फिर नेगेटिव नहीं होगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जो हमारे डीवाईएसपी सुनील सर हैं उनके द्वारा बनाई गई है। एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है किसानों को 33 से 55% के बीच लगान कंपनी को देना होता था। इस प्रणाली में बिचौलियों का हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया और इस बंदोबस्त की जो अवधि है वो 30 वर्ष तक रखी गई। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पीसीएस, स्टेट पीएससी, कुछ अपर कुछ लोअर दोनों का बता दिया है। तो आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस खुद से करिए, एमसीक्यूज वगैरह लगाइए ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, शुरू किया गया था। चलिए, अस्थाई
कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अस्थाई बंदोबस्त के सूत्रधार या जनक कौन है। ठीक है, ये बंगाल और बिहार का लोकेशन दे दिया है, बंगाल बिहार का कौन है, चलिए बताइए। हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए ठीक है, आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि कौन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है 1793 में। में, ठीक है, इसका ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1816, ऑप्शन बी है 1818, सी है 1820, डी है 1822। ठीक है, इसके बारे में हमने बता दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में लागू किया गया था, सबसे पहले मद्रास के बारामहल जिले में। अठारह सौ बीस में तमिलनाडु के बारामहल जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार फर्स्ट टाइम औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? जिस तरह से स्थायी बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी 1820, उसी तरह से महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? ऑप्शन है 1793, 1816, 1820, 1822। आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी 1822। ठीक है, 1822। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्र में लागू किए गए वो शामिल हैं। कह रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। ऑप्शन हमारा है ए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और वाराणसी, यानी बनारस, उस टाइम का बनारस, आज का वाराणसी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास नहीं, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये कर्नाटक, ये जो है कहाँ, कर्नाटक के कुछ प्रांत में लगाया गया था। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार पूछा, इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाई हूं मैं। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। ठीक है, 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में, अंग्रेजी जो शासन काल है इसमें भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में कौन सा जो क्षेत्र था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए उस टाइम जो था कौन सा प्रसिद्ध था? आइए ऑप्शन देखते हैं, बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिहार है। बिहार पीएससी ये क्वेश्चन 53वीं से 55वीं में पूछ चुका है। यूपी बिहार दोनों भाईचारा निभाते हुए कभी यूपी पीएससी बिहार पीएससी का क्वेश्चन उठा लेता है, कभी बिहार पीएससी यूपी का कुछ क्वेश्चन उठा लेता है। तो देखिएगा कहीं भाईचारे के संबंध में आप लोग ना फंसे, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कौन से उत्तरदायी कारक थे? 18वीं सदी में जो वस्त्र उद्योग है उसके पतन के लिए कौन से उत्तरदायी कारक है? ऑप्शन हमारा है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन का निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर और कारीगरों की अनुपलब्धता। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए आप लोग फिर से। वस्त्र उद्योग के पतन के लिए, बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कौन सा कारक उत्तरदायी? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी। उत्पादन की गुणवत्ता में कमी नहीं हो सकती है क्योंकि उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन उत्पादन का सारा माल, कच्चा माल
ब्रिटेन को जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन इस कच्चे माल को लेकर के जा रहा था और वहाँ से वहाँ से विनिर्मित सामान थी, जो बना हुआ सामान था, उसके मार्केट के रूप में भारत को डेवलप किया, भारत को एक बाजार के रूप में देखा गया और भारत में बना बनाया माल आता था। कच्चे माल की अनुपलब्धता नहीं, वो कच्चा माल तो था, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च स्तर कर, भारतीय जो ब्रिटेन में निर्यात करने के लिए माल ले जाते थे उस पर बहुत हाई टैक्स लिया जाता था, हाई टैक्स रेट लिया जाता था, जिससे भारत वहाँ पे जा करके वो सामान बहुत सस्ता हो जाता था। और यहाँ जब लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसी भी चीज़ का लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इनकम कम होगा, तो एक जो है जैसे एक बहुत भारी हानि क्रिएट होती है। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहा है उसके लिए क्या यूज करूं। तो मार्केट के रूप में ऑब्वियस बात है कि वो जो वस्त्र उद्योग है, वो बंगाल का जो वस्त्र उद्योग है उसका पतन हुआ, क्योंकि यहाँ से बना करके माल अगर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है वहाँ पे, तो वो माल जो ब्रिटेन के मार्केट में जा करके अगर 10 रुपये का चीज़ है, हम 2 रुपये टैक्स दे रहे हैं तो 12 रुपये हो रहा है, तो हमारा जोड़ करके इनकम अगर 15 रुपये हम वहाँ के मार्केट में डालते हैं कि ये हमें 15 रुपये मिले, और जबकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वही चीज़ 12 रुपये में ब्रिटेन का माल यहाँ से ले जा करके टैक्स फ्री सामान उसी मार्केट में बेच रहे हैं, तो कोई भी नागरिक 12 रुपये का सामान लेगा 15 रुपये के बजाय। इसीलिए जो हाई टैक्स था ना, टैक्स वो एक बंगाल को जो है, बंगाल एक वस्त्र उद्योग के रूप में विकसित नहीं होने दिया। कारीगरों की अनुपलब्धता, कारीगरों की तो उपलब्धता इतनी है कि भारत आज तक कारीगर और बेरोजगारों से जूझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर। अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? इसका ऑप्शन एक है चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी में, वायनाड जनपद में। इस क्वेश्चन का आंसर है वायनाड जनपद में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का प्रतिपादन किसने किया? अभी आर्थिक दोहन, आर्थिक धन निष्कासन सबके बारे में बताया मैंने आपको, तो आपको आंसर पता होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। चलिए आंसर बताइए इसका। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ब्रिटिश प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया था। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ये है भारत में उपनिवेशवाद का चरण, वाणिज्यिक चरण। सूची इसमें क्या कहता है, भारत जो उपनिवेशवाद था वो कैसे अपना भारत में पांव पसारा, पहले कैसे कैसे इसकी चरण बढ़ा और क्या क्या उसके मंशा थी, उसके बारे में एक क्वेश्चन है कि पहला जो वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण, वित्तीय पूंजीवाद, और इसका एक तरफ ऑप्शन है। चलिए पहले देख लेते हैं वाणिज्यिक चरण। वाणिज्यिक चरण का फैक्ट, मुझे लग रहा है ये फैक्ट थोड़ा गलत है। वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813, इस पे कुछ मिस्टेक, 1-2 साल इधर उधर है। वाणिज्यिक चरण इसका लग था एकाधिपत्य, व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल। सही है, ये पहला का ये होगा बी। औद्योगिक चरण 1813 से 60, 1813 से 1858 होगा ये। औद्योगिक चरण में मुक्त व्यापार का काल। ठीक है। तीसरा वित्तीय पूंजीवाद 1860 से अब तक, मतलब 1947 तक, अब तक नहीं, अब तो देश आजाद हो गया है, सॉरी। ठीक है, 1860 से 1947 तक ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का काल। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व की व्यवस्था थी। आपको बता दिए हैं सारा। अस्थाई बंदोबस्त 19% पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% पे, और महालवाड़ी व्यवस्था। चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अस्थाई बंदोबस्त नहीं 19%, रैयतवाड़ी 51%, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है जो बहुत बार पीसीएस, यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, उत्तराखंड आरओ सब में पूछ चुका है क्वेश्चन। चलिए, भारत में उपनिवेशी काल में रॉयल कमीशन 1929 का उद्देश्य क्या था? भारत में उपनिवेशी काल में रॉयल कमीशन 1929 का उद्देश्य क्या था? रॉयल कमीशन को विट्ठल आयोग कहते हैं। अच्छा चलिए, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए, राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण। ऑप्शन बी है हमारा, श्रमिक की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन और सिफारिश प्रस्तुत करना। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है, भारत में वित्तीय सुधार के लिए परियोजना तैयार करना। और ऑप्शन डी जो है हमारा, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। चलिए, रॉयल कमीशन के बारे में कुछ तथ्य जो जान लेते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए 1929 में, कब? 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई। इस आयोग की अध्यक्षता जॉन हेनरी व्हिटली ने किया था, इसलिए इस आयोग को व्हिटली आयोग या व्हिटली कमीशन के नाम से जाना जाता है। आयोग ने 1931 में 1931 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने कई को आश्चर्यचकित किया और बताया कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण भारत का पिछड़ा हुआ सामाजिक और औद्योगिक ढांचा है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश नियोक्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। आयोग ने श्रम आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह की आवश्यकता बताई और सुझाया कि नीति का निर्माण में तथ्यों का होना जरूरी है। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि 1929 में रॉयल कमीशन बना। रॉयल कमीशन का और नाम है व्हिटली आयोग। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसका नाम बदल के, जब जो कमीशन होता है ना, ज्यादातर जो नाम फेमस रहता है उससे नहीं क्वेश्चन पूछता है। जो नाम हम लोग नहीं देखते हैं, याद नहीं रहता है, थोड़ा अटपटा सा रहता है, उसी को पूछ देता है। और हमें अटपटा के चक्कर में हम याद नहीं करते हैं उसको। तो व्हिटली आयोग, ठीक है, आयोग, ठीक है। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1931 में। किस, इससे ज़्यादा इस में कुछ नहीं है। तो चलिए, इसके जो हम लोग आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। नोटबुक आईएएस संस्थान जो है दिल्ली नेहरू विहार में है। तो ये संस्थान टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते रहता है, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है यूपीएससी, यूपी पीएससी, बीपीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, हर स्टेट पीएससी, लोअर पीएससी, आरओ अभी आरओ का भी कंडक्ट करा रहे। तो हमारा बहुत ही अच्छे टीम के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया जाता है। उनके मार्गदर्शन में आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इशू रहे आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं फ़ोन करके, ऐप के द्वारा माध्यम से। जो भी मोड है हमारा हेल्प प्रोवाइड कराने का, हम लोग स्टूडेंट के हितों को पूरा ध्यान रखते हैं और अच्छे से अच्छी फैकल्टी के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। कैसे पेपर की तैयारी करनी है, क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो नोटबुक आईएएस संस्थान इस दृष्टि से, इस रास्ते में आपकी प्रतियोगिता की सफलता की सीढ़ी में अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज लाया है। तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर सफलता की सीढ़ी प्राप्त कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।